Hello everyone, welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 16th December 2023. So now we come to the important news of the newspaper. Protest rock parliament over security breach. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले पार्लियामेंट में सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ था। उसमें कुछ जो लोग हैं वो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अनऑथराइज एंट्री की। ठीक है, तो इस जो सिक्योरिटी ब्रीच है इस पर काफी ज्यादा हंगामा पार्लियामेंट में हो रहा है। ठीक, नाउ अब इसका जो मेन एक्यूज्ड है वो जो मास्टरमाइंड है दैट इज मिस्टर ललित झा। ठीक है, अब इस ललित झा को तो पहला पॉइंट ये है कि इस ललित झा को तो भेज दिया गया पुलिस कस्टडी में रिमांड पर। ठीक है, तो एक तो हम समझेंगे पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में डिफरेंस क्या होता है, और एक हम टर्म समझेंगे 0 आवर। ठीक है, तो जिसपे हमारे ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं लोकसभा के और मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड दे वांट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस सिक्योरिटी ब्रीच फ्रॉम आवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट जब तक हाल्ट पे रहेगी तब तक के जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी, वो इस पर अपना कोई स्टेटमेंट नहीं देते। ओके, सो नाउ वी कम टू दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या है कि उनको पुलिस कस्टडी में भेजा है। तो देखिएगा, कस्टडी जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी पुलिस कस्टडी और दूसरी होती है हमारी जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है कि जब पर्सन पुलिस के पास रहेगा, यानी कि पुलिस के पास राइट है कि उससे वो क्वेश्चन पूछ सकती है। ऐसा किया जाता है इन्वेस्टिगेशन पर्पज से। सो द मैक्सिमम टाइम, और इस पुलिस कस्टडी का दूसरा नाम होता है रिमांड, REMAND। ठीक, सो मैक्सिमम टाइम ऑफ पुलिस कस्टडी इज 15 डेज। तो हमारे जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस, उनके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को 15 डेज की मैक्सिमम पुलिस कस्टडी दे सकते हैं। यानी कि फिर पुलिस के पास राइट है कि 15 डेज में उससे क्वेश्चन करके उससे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ क्राइम, ये उससे ऑब्टेन की जा सकती है। ठीक है, नाउ अब ये 15 डेज की मैक्सिमम होती है, तो ये एक टाइम जनरली नहीं दी जाती। तो मैक्सिमम जो जजेस क्या करते हैं, लॉ ये कहता है कि 15 डेज की मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, लेकिन बाय वे ऑफ क्वेश्चन जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं वो इतनी कस्टडी 15 डेज की वन बार में ही नहीं देते। तो जनरली क्या होता है कि ये मैक्सिमम वन बार में 14 डेज की दी जाती है। ठीक है, अब इस 15 डेज में या 14 डेज में पुलिस के पास राइट है कि वो एक्यूज पर्सन से उस कमीशन ऑफ क्राइम के बारे में जानकारी करे। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर पुलिस इस कस्टडी को दोबारा से इंक्रीज कराना चाहती है, मतलब बढ़वाना चाहती है, तो ये पावर तो है कोर्ट के पास कि कस्टडी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन कस्टडी को इंक्रीज वो तभी करेंगे जब वो उस एक्यूज पर्सन को एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन है कोर्ट के लिए कि बिना उसकी कस्टडी को इंक्रीज नहीं कर सकते बिना उसको एक बार देखे। नाउ वी कम टू जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है जेल या इम्प्रिजनमेंट। तो जब पर्सन जुडिशियल कस्टडी में होता है इसका मतलब वो पर्सन जेल में होता है, और जब हम बोलते हैं वो पुलिस कस्टडी या रिमांड पर है इसका मतलब दैट पर्सन इज इन द पुलिस कस्टडी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। सो मिस्टर भजनलाल शर्मा जो है वो राजस्थान के नए सीएम बने हैं, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत इसमें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। ठीक है, नाउ MLA led funds raised to 7 crore, मिनिस्टर टेल्स दिल्ली असेंबली। ठीक है, तो जो
दिल्ली में हमारे एमएलए होते हैं, मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका जो फंड है वो 4 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दिया है, ठीक है। तो जनरली जब एमएलए 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, तो उनका हर साल 4 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने डेवलपमेंट पर खर्च करने के लिए, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट पर खर्च करने के लिए, ठीक है। अब इस फंड को 7 करोड़ रुपीस कर दिया है, ठीक है। हाई कोर्ट जंप प्ली सीकिंग अर्जेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन्स कोटा बिल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाय वे ऑफ 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2023 के द्वारा वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है। तो आपके लिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो रिजर्वेशन आया वुमेन को, ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सेकंड क्या है कि ये रिजर्वेशन 33% दिया गया है। कितना परसेंट दिया गया है? 33% दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो इम्प्लीमेंट कब होगा? इम्प्लीमेंट के लिए कंडीशन ये है कि पहले सेंसस होगा। सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन की काउंटिंग, और सेंसस के बाद फिर डिलिमिटेशन होगा। सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन की काउंटिंग, ये हर 10 साल में होती है, और डिलिमिटेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो जो अभी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे कि दिल्ली में 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसके एमएलए की, ठीक है। अब अगर हम रिजर्वेशन वुमेन को देंगे तो हो सकता है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की संख्या है, नंबर है, वो भी हमको इंक्रीज करने पड़े, ठीक है। तो वो उसका प्रोसीजर होता है डिलिमिटेशन। तो डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, और ये डिलिमिटेशन कमीशन का राइट होता है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको देखें। अब उसके बाद ही ये क्या होगा? इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन किसी पर्सन ने एक प्ली फाइल करी, कहां पर? दिल्ली हाई कोर्ट, और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से ये डिमांड करी कि दिल्ली हाई कोर्ट इस जो रिजर्वेशन है 33% इन द फेवर ऑफ द फीमेल, इसको इमीडिएटली क्या किया जाना चाहिए? इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्ली को हमारे ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया। रीजन बीइंग दैट कि इस तरह से अगर ऑनरेबल कोर्ट इसमें इंटरफेयर करेंगे तो इट विल अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। क्या होगा ये? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन होगा। सेपरेशन ऑफ पावर को डियर स्टूडेंट्स आर्टिकल 50 में दिया गया है, और सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि जो हमारे स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं, मींस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उन तीनों को अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में काम करना चाहिए और किसी एक दूसरे के फील्ड में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। Now we come to next news. Why is every dispute between Delhi government and LG coming here? Asked Supreme Court. Basically क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में और एलजी के बीच में डिस्प्यूट अगर कोई भी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो दो अलग अलग सरकारें हैं, और ये अलग अलग सरकारें अपने अपने राइट्स के लिए इनमें डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, ठीक है। अब इनके जो डिस्प्यूट्स हैं, वो डिस्प्यूट्स डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक थोड़ा सा कंसर्न शो किया है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये डायरेक्टली डिस्प्यूट हमारे पास ही क्यों आते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक लीगल एस्पेक्ट देखते हैं। तो एक प्रिंसिपल होता है लॉ में, दिस इज द एग्जॉस्ट द लोकल रेमेडीज फर्स्ट। क्या बोलते हैं इसको? एग्जॉस्ट द लोकल रेमेडीज फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि कोई भी केस जनरली वो पहले लोकल कोर्ट में जाना चाहिए या नीचे वाले कोर्ट में जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट है
उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एक व्यवस्था बनी हुई है कि पहले कोई केस इस कोर्ट में जाएगा, देन फिर अपील में हम नेक्स्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर नेक्स्ट ऐसे जाए होता है केस, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये डिस्प्यूट जो है वो दो गवर्नमेंट का है या एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ऐसा हो सकता है बाय वे ऑफ आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 131 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इट डिफाइंस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच है या सेंट्रल गवर्नमेंट या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच है, देन सच डिस्प्यूट कैन डायरेक्टली मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। लेकिन लीगली तो ये जा सकता है, लेकिन ये अगर हम हर डिस्प्यूट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे तो ऑनरेबल कोर्ट्स में लिमिटेड नंबर ऑफ जजेस हैं, ठीक है, और वहां पर उनके पास बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। तो इट इज बेटर टू टेक सच डिस्प्यूट टू द हाई कोर्ट, ठीक है। और यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों गवर्नमेंट का अगर कोई डिस्प्यूट है तो उनको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, ठीक है। और वो अपने डिस्प्यूट्स को नीचे वाले कोर्ट मींस हाई कोर्ट में भी एडजुडिकेट करा सकते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। ये हुई सिक्योरिटी ब्रीच की कंसर्न चल रहा है। नाउ बी बोल्ड से जस्टिस संजय किशन कौल इन पार्टिंग मैसेज टू सिटिंग जजेस, ठीक है। तो ऑनरेबल जजेस हैं जो कि संजय किशन कौल जी हैं, ये रिटायर हो गए हैं और 15 दिसंबर जो था वो इनका लास्ट डे था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने वहां पर कुछ मैसेज दिए और इस मैसेज का हम एक लीगल एस्पेक्ट समझे। तो उन्होंने कहा है कि बी बोल्ड मतलब बहादुर बनो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है इफ with the constitutional protection that we have, we are not able to exhibit this, we cannot expect other part of the admission to do so, ठीक है। तो बेसिकली उनका मैसेज जो है वो जुडिशरी के लिए है और उन्होंने कहा है कि जो जुडिशरी को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस दी गई हैं, इसलिए वो अपने राइट्स को और जस्टिस करने के लिए अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम पावर पर डिस्कस करते हैं जो कि जजेस को या जुडिशरी को दी गई। तो पहला तो आर्टिकल है 50 और इसको हम एक टॉपिक का नाम दे सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। तो पहली पावर है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो जैसा भी हमने आपको बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या कहता है कि जो तीन ऑर्गन्स हैं मींस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, वो एक एक दूसरे के काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर आप आर्टिकल 50 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है क्या, जुडिशरी शैल रिमेन सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी शैल रिमेन सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहेगी। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्शन किसके पास है, किसको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशरी को दी गई है। अब ये जुडिशरी को क्यों दी गई है, क्योंकि जुडिशरी मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है, ठीक है। एंड इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को ये एप्रीहेंशन था कि दैट जुडिशरी, since judiciary has a lot of power, so it may interfere in the functioning or the work of other organs, ठीक है, इसलिए डायरेक्शन दी गई। सेकंड पॉइंट ये है कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है, अपॉइंटमेंट बाय कॉलेजियम सिस्टम। तो इस पे भी कंट्रोवर्सी रहती है गवर्नमेंट के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, क्योंकि जो वर्ड कॉलेजियम है इट इज नॉट फाउंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि जज का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम से होता है तो कॉलेजियम में हमारे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस। वो किसी भी पर्सन का नाम रिकमेंड करते हैं टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। स्टूडेंट्स, जो कॉलेजियम सिस्टम है
वो केवल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ही अपॉइंट करता है और जज को अपॉइंट नहीं करता। तो जिस पर्सन की रिकमेंडेशन कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा दी जाती है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन गिवन बाय द कॉलेजियम। ठीक है। थर्ड ये होता है कि इनकी जो सैलरी है या जो भी इनके एक्सपेंसेस हैं, दीज आर चार्जेस अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। अब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये है भारत सरकार का काइंड ऑफ बैंक अकाउंट। तो भारत सरकार के पास जितने भी पैसे आते हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ से निकालने के लिए सरकार एक एप्रोप्रिएशन बिल पास करती है, और ये जो बिल पास करती है तो ये बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होता है, और तब ये एक्ट बनता है, तब पैसे निकालना ना होता है। लेकिन जो भी हमारे चार्जेस क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे डायरेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वहां पर एप्रोप्रिएशन बिल पास करने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब our judiciary is not dependent or not much dependent upon the executive for the financial matters because this protection has been given by the constitution itself। ठीक है। तो इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल जस्टिस किशन कौल जी के स्टेटमेंट को हमने इंटरप्रेट किया। ठीक है। Supreme Court to hear Mahua's plea against expulsion from the Lok Sabha on January 3। तो ये महुआ मोइत्रा जी हैं, और she has been expelled from the parliament, reason being that कि एलिगेशन के अगेंस्ट ये है कि that she was involved in the cash for query, means कि ये इन्होंने किसी बिजनेसमैन से पैसे लिए पार्लियामेंट में किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए। उसी के कॉन्सिक्वेंसेस में फिर इनको she was asked to be present before the ethics committee, लेकिन वहां भी कुछ सही नहीं रहा, और एथिक्स कमेटी के बीच में उनके बीच में फिर से कोई कंट्रोवर्सी हो गई। सो नाउ शी हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द लोकसभा। सो शी चैलेंज हर एक्सपल्जन इन द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, जिसपे की हियरिंग 3 जनवरी को होगी। नाउ सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड इंडियन नेशनल नेम्ड इन पन्नून प्लॉट टू मूव चेक कोर्ट। तो बेसिकली यहाँ पर जो अभी हमारे और यूएसए की जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। रीजन बीइंग दैट कि जो मिस्टर पन्नून है, ही इज अ पर्सन, ही लिव्स इन यूएसए। ठीक है। और एलिगेशन कुछ इस तरह से लगे कि कोई पर्सन, ठीक है, इनकी डेथ कॉज कराना चाहता है। रीजन बीइंग दैट इनकी डेथ का कंट्रोवर्सी क्यों आई, क्योंकि ये ना प्रो खालिस्तानी लीडर। इससे पहले हरदीप सिंह नज्जर खालिस्तानी लीडर थे, उनकी डेथ कनाडा में हो गई थी, तो वहां पर फिर इंडिया और कनाडा गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी रही। अब जिस पर्सन का नाम इसमें आ रहा है उस पर्सन को अरेस्ट किया गया, ठीक है, चेक कोर्ट में और यूएसए में। अब यहाँ पर उस पर्सन के बिहाफ पर किसी पर्सन ने पेटिशन फाइल की है, ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो पेटिशन में उस पर्सन का नाम एक्स लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर उनके कुछ एलिगेशन क्या है, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ये डायरेक्शन दे कि वो इस केस का कॉग्निजेंस ले और इनकी हेल्प करे। रीजन बीइंग दैट कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है उस कंट्री में। ठीक है। चेक जो अथॉरिटीज है वो कुछ गलत कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनको 100 डेज कन्फाइन किया गया, यह लिखा हुआ, क्या हुआ इनका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो पहले हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के टर्म को देखते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से संबंधित प्रोविजन सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 आईपीसी में दिए गए हैं। अब ये सेक्शन 73 और 74 क्या कहते हैं,
सेक्शन 73 या सेक्शन 74 कहते हैं कि किसी भी पर्सन को मैक्सिमम जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट है वो 90 डेज का या 3 महीने का हो सकता है। इससे ज्यादा है सॉलिटरी कंफाइनमेंट का कोई प्रोविजन ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जिस कंट्री में इनको अरेस्ट किया गया है वहां पर 100 डेज इनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा। सो अब हो सकता है वहां पर 100 डेज का लॉ हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो केवल 3 मंथ्स या 90 डेज का ही कानून। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो पर्सन है ये वेजिटेरियन है, बट ही वाज फोर्स्ड टू कंज्यूम बीफ एंड पोर्क ड्यूरिंग हिज डिटेंशन इन चेक कस्टडी। तो ये उस पर्सन के रिलीजियस बिलीफ का वायलेशन है। अगर हम रिलीजियस बिलीफ को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आर्टिकल 25 टू 28 जो है वो हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि हम अपने हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उस धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे मतलब किसी धर्म को मानते हैं और वो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन है और उनको अगर हम कोई नॉन वेजिटेरियन फूड खिलाएं तो इट वुड अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ दैट। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द कंसर्न पर्सन शुड मूव टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ऐसा क्यों कहा है? देखिए कोई भी डायरेक्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्ट उस मैटर का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लीगल प्रोसीजर ये है कि इसका कॉग्निजेंस हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ले। जैसा कि हमारे कुछ लोगों को अराउंड 8 लोगों को कतर में फांसी की सजा दी गई है, तो उनकी भी हेल्प हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और भारत सरकार ही कर रही है। तो ऑनरेबल कोर्ट इज नॉट अलाउड टू डायरेक्टली। फिर यहाँ पर जो यूएसए है उन्होंने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका वो नहीं लेती, कॉग्निजेंस नहीं लेती या इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कराती, तो इससे भारत सरकार की और जो यूएसए की गवर्नमेंट जो रिलेशनशिप है उसको डैमेज हो सकती है, ऐसा यहाँ का। ठीक है, कानून इशू कैन कॉज सीरियस डैमेज टू टाइज इफ नॉट एड्रेस, यूएस लॉ मेकर। नाउ वी कम सीजीआई सीक रिपोर्ट फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन वुमेन्स जज प्लेन। तो ये एक मैटर है जिसमें एक फीमेल जज है, उन्होंने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट डीजे पर डिस्ट्रिक्ट जज पर एलिगेशन लगाए हैं कि उनका सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हुआ है और जब उन्होंने इसकी शिकायत करी तो उनको प्रॉपर जस्टिस नहीं मिला। सो नाउ शी हैज रिटन एन ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, और फिर चंद्रचूड़ जी ने हाई कोर्ट से मांगा है उस पर रिपोर्ट। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, तो there is a landmark judgment in this case, namely Vishaka versus State of Rajasthan। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए वुमन एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ ए वुमन एट वर्क प्लेस violates her fundamental right under Article 14, 15, 19 and 21 of Constitution of India। ठीक है, तो अभी इस मामले पे रिपोर्ट मांगी है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फ्रॉम द इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड आफ्टर गेटिंग द रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इन दिस कंप्लेंट। नाउ यूएस इजराइल डिस्कशंस टाइम टेबल टू स्केल बैक वॉर इन गाजा। तो यहाँ पर जैसे हमने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि इजराइल और हमास का वार अभी तक चल रही है, लेकिन क्योंकि इससे 18-19,000 जो पीपल हैं, इनोसेंट पीपल हैं, उनकी डेथ हो गई है, इसलिए यहाँ पर कंसर्न है किसका? यूएस का। तो यूएसए ने इजराइल से पूछा है कि ये वार कब तक चलेगी। तो उसी रिगार्डिंग यूएस के एक रिप्रेजेंटेटिव आए, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन, और इन्होंने फलस्तीन के लीडर से बात की और इजराइल के लीडर से भी बात की और कहा है कि innocent people should not be killed। So dear students, that's all for today। I will come again with the next news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye।